जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल यहाँ यूके में डेजिटेशन का सीजन चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट जेन्युइन टेक में आए थे तो इसी टाइम पीरियड में उनकी डेजिटेशन वगैरह चल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डेजिटेशन पे ही स्टूडेंट्स का पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। अगर खुदा खास्ता आप लोगों की डेजिटेशन में कोई मसला मसाइल हो जाता है तो आपका जो फ्यूचर है वो दांव पे लग सकता है। आगे आप अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे जेन्युइन टेक में स्पेशली आने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप डेजिटेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, प्लेजरिज्म कितना होना चाहिए, स्टूडेंट्स अभी टीचर आपसे इंटरव्यू के दौरान किस किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ जावेद, जो कि यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। आज हम इनसे गपशप करेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनसे अभी बुलवाने की कोशिश करेंगे कि नए आने वाले स्टूडेंट्स अपनी डेजिटेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। तो आसिफ भाई, वेलकम बैक और वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो तमाम क्वेश्चंस मैं आपसे बारी बारी पूछता रहूँगा, लेकिन बहुत ही डिटेल में आपने आंसर करने हैं और एक फ्लो के साथ चलेंगे ताकि कोई भी चीज़ हम मिस ना कर सके। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जैसे आपका जो तीसरा सेमेस्टर खत्म होता है तो डेजिटेशन वाला टाइम पीरियड है वो कैसे स्टार्ट होता है, उसके दौरान क्या स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जाना होता है, या अभी वो जो तीसरा सेमेस्टर के बाद वाला टाइम पीरियड थोड़ा उस हवाले से बताएं। तीसरे सेमेस्टर में बेसिकली तो ऐसे है कि आपकी सुपरवाइजर के साथ मीटिंग होती है। जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर पास आउट हुआ, थर्ड सेमेस्टर में आप एनरोल हुए, एनरोलमेंट होती है। आज यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, लेकिन यूडब्ल्यूएस के हवाले से ये है कि इसमें आपने एनरोल होना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको सुपरवाइज़र असाइन होंगे। उसके बाद फिर आपको सुपरवाइज़र की तरफ से आपको ईमेल आएगी जिसमें कुछ और फेलो स्टूडेंट्स होंगे। फिर वो डेट्स शेयर करेंगी कि इन डेट्स पे ऑनलाइन या फिज़िकल मीटिंग्स होंगी। 1 आवर 2 आवर पे डिपेंड करती हैं। हमारी फिज़िकल भी हुई है, ऑनलाइन भी हुई है, हमें यूनिवर्सिटी के टीचर असाइन हुए, सब कुछ। अभी फ़िलहाल तो इनिशियल स्टेप ये होता है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती, बस ये डिपेंड कर रहा होता है कि सुपरवाइजर क्या चाहता है, आपकी ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा है या 1-to-1 सेशन करना चाह रहा है, तो इसमें कंपल्सरी नहीं है, डिपेंड कर रहा होता है सुपरवाइजर क्या चाह रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिजिकली अटेंड की जाए क्लास तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। उसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता लगता है, आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी तक तो मेरे साथ तो जो भी टीचिंग स्टाफ रहा है, इवन के प्रोग्राम लीडर, वो सारे बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं। पर्सनली मैंने ये प्रेफर किया कि फिजिकली क्लास होनी चाहिए। ऑनलाइन भी सही है लेकिन फिजिकली ज़्यादा प्रेफर है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि ये जो टॉपिक सिलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि यार हम स्टूडेंट्स भी टेंस होते हैं कि हम अपना जो टॉपिक है वो कैसे सेलेक्ट करें। तो आप लोगों का जो टॉपिक सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो क्या था, या आप लोगों ने कैसे सेलेक्ट किया, या सुपरवाइजर ने आप लोगों को बता दिया कि यार ये आपके एक टॉपिक्स हैं, आपने इस पर वर्क करना है। टॉपिक सिलेक्शन एक मतलब कह लें कि बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है डेजिटेशन का। बड़ा समय लेके इंटेलिजेंटली आप चूज़ करना पड़ता है, वो करंट टाइम से रेलिवेंट हो, उसकी बेस हो, उसका फ्यूचर स्कोप हो, ये चीज़ें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए, कोई रैंडम टॉपिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें प्रीवियसली जो सब्जेक्ट स्टडी किए हैं वो भी बिल्कुल रेलिवेंट होने चाहिए। लेकिन मेरे केस में या दूसरे स्टूडेंट्स के केस में हम सब ने अपना प्रीवियस ही जो टॉपिक है उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जो एक स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट है सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी को ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया इस थर्ड सेमेस्टर में भी। तो हमें कोई नया सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें फिर भी प्रपोजल देकर टॉपिक का उसको सिलेक्ट करवाना होता है टीचर से, जो कि टीचर हमें डिसाइड करता है हाँ ये ओके रहेगा डेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपने टॉपिक सेट किया, टॉपिक के बाद आपने प्रपोजल बनाई और प्रपोजल अप्रूव होने के बाद आपने फिर एग्जैक्टली ऐसे ही। सो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके टॉपिक सिलेक्शन के बाद, रिसर्च प्रपोजल आपकी अप्रूव होगी, देन उसके बाद आपने डाटा सेट करना होता है, जो या प्राइमरी डाटा अप्रोच भी जाना चाहिए या फिर सेकेंडरी। तो इसमें से कौन सी बेस्ट अप्रोच है या किसकी तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? बेसिकली दो तरह के डाटा हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी थोड़ा डीप होता है, वो आपकी पर्सनल रिसर्च पे बेस्ड होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बीच में काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करके वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है।
और सेकेंडरी जो है, जो आपको जो ऑलरेडी स्टडीज हुई हुई होती हैं उनमें से डाटा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको एक अपने अल्फाज में पेश करना होता है। और वो भी मैच डाटा नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए उस पर भी। और कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ पोर्टल्स हैं जो यूनिवर्सिटी भी बताती है आपको कि आप इस तरह डाटा चूज़ करें, लेकिन उसमें जो रेफरेंस होने चाहिए वो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर के रेफरेंस होने चाहिए, उस टाइम फ्रेम से पहले के नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी अप्रोच है वो थोड़ी इजी होती है, डाटा ऑलरेडी आपको अवेलेबल होता है। बिल्कुल। तो प्राइमरी डाटा थोड़ा सा आपको ओके करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, अब जीरो से तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन वो जो भी स्टूडेंट है वो अपने मुताबिक चीज़ को सिलेक्ट करे। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जो कि मैंने सेकेंडरी डाटा ही लिया था। और किसी कोई स्टूडेंट होते हैं जो प्राइमरी डाटा की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ, जिनका आगे पीएचडी की तरफ होता है प्लान, इसलिए अपनी रिसर्च आप अपने मुताबिक ही करें। ये सिर्फ एक मेरी मतलब मैं शेयर कर रहा था अपना नॉलेज। लेट्स सपोज कि मैं अपनी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ और मेरा कोई भी सुपरवाइजर XYZ सुपरवाइजर है, तो मैं इस चीज़ को कैसे लेके चलूँगा? मैं अपनी डायरेक्शन पे काम करता रहूँ और जब मेरी डायरेक्शन कंप्लीट होने वाली हो या कंप्लीट हो जाए, देन मैं सुपरवाइजर के पास आऊँ कि मेरी डायरेक्शन कंप्लीट हो गई है, या मुझे साथ साथ मतलब डिस्कस करना चाहिए? तो क्या अप्रोच बेस्ट है? नहीं, जो 4 मीटिंग्स रखी जाती हैं उसका यही मकसद होता है कि आप स्टार्ट में टीचर से पहली मीटिंग में सब्जेक्ट प्रपोजल, टॉपिक प्रपोजल, उसकी सिलेक्शन टीचर गाइड करती है। कुछ क्वेश्चंस वो पहले से ही आपको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, मीटिंग्स डेट डिसाइड होने से पहले ही बता देती है कि फर्स्ट क्लास में ये चीज़ होगी, फिर सेकंड क्लास में कुछ 5 to 6 इस तरह सब्जेक्ट्स होते हैं, हर क्लास में सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं, हम उस पर वर्किंग करके लाते हैं। मतलब जो सेक्शन आपको मतलब जो सेक्शन होते हैं उसके डायरेक्शन के, इसमें 5 तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रिसर्च होती है, जिन पर रिसर्च सारी बेस होती है। वो जो हम वर्किंग करके लाते हैं उसको मिस वेरीफाई करती है टीचर वेरीफाई करता है और हमें गो अहेड देती है, हाँ ओके अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो हमें वो करनी है। और हर क्लास में थ्रू आउट टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हमें टीचर्स के साथ इन्हीं 4 मीटिंग्स में ही उसको कंप्लीट करना है और उनकी फीडबैक मस्ट लेनी है। तो ये असिस्टेंस मस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि साथ साथ डिस्कस करते जाओ, फीडबैक लेते जाओ, फिर चेंजेस करते जाओ, बजाय कि एंड ऑफ द डे आप उनके पास लेके आओ जो उसको पता ही ना हो कि आपने किया क्या है। तो बस यही है कि आप साथ साथ टीचर के साथ एंगेज रहें और जो भी आपने काम किया आप उनके साथ डिस्कस करते रहे और फीडबैक लेते रहे और भी चेंजेस करते रहे। तो मेरे ख्याल में यही बेस्ट सोल्यूशन है। मीनवाइल आप ईमेल के थ्रू भी टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और मेरे केस में तो टीचर कोऑपरेटिव ही रहे हैं। ये डिपेंड करता है टीचर्स पे भी, डेफिनेटली उनके भी शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन रिप्लाई करते हैं आपको, लेकिन विद इन द टाइम आपको सब कुछ फीडबैक्स लेके अपने इनकॉर्पोरेट करके प्रेजेंटेशन में उसे फाइनल करना है। अदरवाइज उसके बाद टाइम एंड के बाद टीचर भी को भी शायद अलाउ नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर ही सारी चीज़ों को पूरा करना है, और आई थिंक सो कि एनफ टाइम होता है 4 मीटिंग्स का। चले जी, आपकी डायरेक्शन बन गई, फीडबैक भी आ गया, तो देन उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है जी आपकी प्लेजरिज्म। क्या आपके डायरेक्शन में प्लेजरिज्म कितना होना चाहिए? यूनिवर्सिटी कितना अलाउ करती है प्लेजरिज्म को? 10% अलाउ करती है सिर्फ पूरी डिसर्टेशन में, और 10% से ऊपर नहीं। 10% में आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उसके अलावा रेफरेंस होते हैं, तो इनको मिला के आपके 10% होने चाहिए, या बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है उसमें 10% हो? टेबल ऑफ कंटेंट, रेफरेंसेस और जो सामो डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते बीच में। ठीक है। एक्सेप्ट these 3 things, वो 10% आपको अलाउ होता है। उसकी वजह से रेज भी कर सकता है, लेकिन वो पता लग जाता है, लेकिन 10% तक की होती है आपकी जो परसेंटेज लिमिटेशन होती है। 10% से ऊपर वो अलाउ नहीं करती। तो नॉर्मली मैंने जितने भी UWS के स्टूडेंट्स हैं, इवन के मैंने भी किया था, तो इनकी थ्रू आउट सारे ही सेमेस्टर्स में आपका जो प्लेजरिज्म है 10% होना चाहिए, 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं रेड फ्लैग है कि आपने कहीं से उठा के लगाए हुए हैं। जो भी पर जो मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड है वो 10% है जी। अब हमारी आ जाती है फाइनल स्टेज के, अब आपने अपनी जो डिसर्टेशन है उसको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे UWS कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ये आपकी जो फाइनल डिसर्टेशन वो कैसे होती है, ये थोड़ा सा बताएं। फाइनल डिसर्टेशन तो एक सॉर्ट ऑफ थीसिस ही है, जो मतलब एक लिटरेचर, एक बुक आप करते हैं बनाते हैं अपनी रिसर्च,
लेकिन उसको प्रेजेंट भी किया जाता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट। शेप पावर पॉइंट्स में आप स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप उसको सारी प्रेजेंटेशन को उसमें सम अप करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए? मैक्सिमम 17 to 18 19, लेकिन इसका टाइम फ्रेम होता है जो आपने 15 मिनट से पहले इसको कवर करना है। इंट्रोडक्शन और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वो स्लाइड्स जो होती हैं वो 15 18 19 हो सकती हैं, लेकिन ये आप में स्किल होनी चाहिए कि मैं उसको 15 मिनट के अंदर सम अप करूं, अदरवाइज ये नेगेटिव पॉइंट्स में जाता है जो कि टीचर बताता है। और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीचर गाइड करता है, जो क्राइटेरिया सब कुछ होता है टीचर गाइड करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी फिजिकल जाके होती है यूनिवर्सिटी में या फिर आप ऑनलाइन दे सकते हैं? अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है अभी तक तो ऑनलाइन है। ठीक है। सम अदर यूनिवर्सिटीज में भी फिजिकल होता हो, लेकिन ऑनलाइन ही हुई है हमारी। टीम्स के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही हमारी हुई है। हमें लिंक शेयर कर दिया जाता है और टाइम फ्रेम भी होता है, उसके टाइम फ्रेम के अंदर ही प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, फिर आपका वाइवा क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं कंप्लीटली, मतलब बहुत फ्रेंडली और अच्छा माहौल के साथ और बड़ा अंडरस्टैंडिंग माहौल के साथ। इसमें कितने टीचर्स होते हैं? आपके अपने सुपरवाइजर ही होते हैं या कोई आउटसोर्स भी होता है, कोई टीचर होता है या बाहर का बंदा भी होता है प्रेजेंटेशन में? एक तो हमारे जो सुपरवाइजर में असाइन किया जाता है एक वो होते हैं, और एक उनके साथ उनका को सुपरवाइजर भी होते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी ही होते हैं, लेकिन वो उस वक्त हमें असिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एज अ एक्सटर्नल ही उनके साथ बैठते हैं। तो उनसे ज़्यादा उनके हमारे सुपरवाइजर से ज़्यादा दूसरे टीचर की फीडबैक्स को मद्देनजर रखा जाता है। सही। तो उसका भी हमें ध्यान ये रखना ना है हो कि यार ये स्टूडेंट को फेवर कर रही है जो भी है, Exactly. तो यही होता है कि एग्जैक्टली ऐसे। और हमें ये पहले बता दिया जाता है कि जो टीचर होंगे उनका भी आपने आंसरेबल होना है, और इसी पे डिपेंड की जाती है ये सारी चीज। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन होती है तो ओवरऑल उस पे कितना टाइम होता है? हाफ एन आवर होता है, 45 मिनट्स होता है, या कितना टाइम लगता है उसमें? 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, जिसमें 15 मिनट्स की आपकी प्रेजेंटेशन है, 5 मिनट्स की क्वेश्चनिंग है, लेकिन वो टाइम फ्रेम नहीं है कुछ ऐसा, वो 30 मिनट्स तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। हमें टीचर्स को हम आंसरेबल हैं, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, और बिल्कुल हम आंसरेबल हैं। तो कहने का मतलब 15 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन होगी, बाकी जो टाइम पीरियड होगा वो नो डाउट कि आपके 5-10 मिनट लग सकते हैं, आपका आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंड ऑन के कितने वो क्वेश्चन करते हैं। ऐसे 30 मिनट्स तक ही वो लेकिन लिमिटेड होती है। मुझे कुछ आप आइडिया दे सकते हैं कुछ क्वेश्चन वो किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं जो सुपरवाइजर होते हैं, तो वो थोड़ा आइडिया दे सकते हैं ये कितने क्वेश्चन वो पूछते हैं नॉर्मली? क्वेश्चन तो डिपेंड करता है कि किस नोयत के क्वेश्चन है, किस नेचर के क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ का लेंथी आंसर्स भी होते हैं, कुछ का वो विद इन द प्रेजेंटेशन भी पूछते हैं। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस हर सेमेस्टर में हर स्टूडेंट्स के साथ हर दफ़ा चेंज हो जाते हैं। मुझसे ज़्यादातर मेरी डेजिटेशंस के अंदर से ही, प्रेजेंटेशन के अंदर से ही पूछे गए थे, फिर दूसरे स्टूडेंट से कुछ और पूछे गए थे। तो कम्प्लीटली ये कुछ नहीं किया जा सकता कि अगर दूसरे स्टूडेंट की होगी तो मैंने उससे पूछ लिया, ये बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ये आप समझें कि बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर स्टूडेंट से, तो इसके ऊपर कोई थंब रूल नहीं है। तो इसका कुछ कहना कि आप इनकी तैयारी कर लें, उनकी तैयारी कर लें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली जो पेट क्वेश्चन होते हैं या जो भी है वो तो होते ही हैं कि आपने कौन से अप्रोच ली है, स्कैनरी डाटा यूज किया या क्यों किया आपने स्कैनरी किया या आपने प्राइमरी क्यों डाटा यूज किया, इसका ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जेनेरिक भी आपसे पूछ जा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, या अगर आप आर्टिफिशियल आप एआई कर रहे हैं तो उस हवाले से आपके कोई जेनेरिक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे आसिफ भाई ने कहा कि वो पेट रूल नहीं है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है। तो माइंडफुल के आपसे क्वेश्चन आप ज़्यादा तब किए जाएंगे जब आप उनको प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे हैं, लगेगा कि आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं, जो भी है वो आपको थोड़ा और जोड़ेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है आपने किसी भी क्वेश्चन को आपने पास नहीं करना, हर क्वेश्चन का आंसर आपने ज़रूर करना है। और लेकिन ये भी नहीं करना कि आप क्वेश्चन कुछ और पूछें, आप उसका आंसर कुछ और कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं आ रहा है या जो भी है तो आप उनको स्टेट में कह सकते हैं कि आई डोंट नो, आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो इस किस्म के आप आंसर करके अपने आप को थोड़ा बचा सकते हैं, बजाय कि आप गलत बोलते रहें और उनको ज़्यादा डाउटफुल करते रहें। हाँ, और इसके अलावा ये कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ फीडबैक भी देते हैं, जो कि मतलब एक अच्छी चीज़ है। पता लग जाता है बंदे को कि हाँ यार आंसर मेरा सही था या नहीं था, और वो सारा डिटेल में भी बताते हैं। और फिर उस फीडबैक को
पॉजिटिव लेना चाहिए और आई थिंक सो कि काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए और बड़े अच्छे मैनर्स में आपको फिनिश करनी चाहिए प्रेजेंटेशन, ताकि कोई भी नेगेटिव आपकी तरफ से पॉइंट ना आ जाए। और हमारे केस में ये था कि हमें तो जो क्वेश्चंस हैं या जो फीडबैक्स हैं जो नहीं हम आंसरेबल हो पाए उसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है डिसर्टेशन में। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे किसी की डिसर्टेशन वाला क्लियर नहीं होती तो उस केस में अभी क्या होती है, यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो 4 मीटिंग्स हैं वो आप मस्ट अटेंड करें। टीचर आपको टाइम दे रहा है, टीचर आपकी खातिर यूनिवर्सिटी में आ रहा है, आपको कंप्लीट रिप्लाई कर रहा है ईमेल्स के ऊपर भी। तो अगर आप नहीं ले रहे इस क्लासेस को और बड़ा लाइट ले रहे हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर होता है। स्टेट में आते हैं उस तरफ कि अगर आप फेल हो जाते हैं, नहीं compete कर पाते तो एक रीसीट का चांस होता है। आई थिंक सो 1 या 2 रीसीट के चांस होते हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो अल्लाह का बड़ा करम है, तो सब कुछ सही रह गया। और लेकिन 1 या 2 चांसेस होते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो आपका वीज़ा एक्सटेंशन होती है ना, जो उसमें 3 महीने या 4 महीने आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, लेट्स सपोज कि आपकी 1 साल की डिग्री है तो आपको जो वीज़ा है वो 15 माह या 16 माह के दिया जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि अल्लाह ना करे आपके थ्रू आउट कोर्स कोई रीसीट आ जाता है या फिर डेजिग्नेशन में आप क्लियर नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप बस टाइम हो कि आप उसको क्लियर करके अपना वीज़ा स्विच कर सकें। तो आप कोशिश किया करें कि इन चीज़ों के ऊपर आ करें और साथ साथ क्लियर करते रहें, एंड ऑफ द डे आपके लिए कोई मसला ना बने। क्योंकि पहले दूसरे सेमेस्टर के रीसीट तो आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के रीसीट में अगर आप नहीं तवज्जो देते तो आपके लिए पेनफुल हो सकता है, गले की हड्डी बिल्कुल इन शॉर्ट। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जो कि एक मैं समझता हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन होगी मेरी तरफ से। यूनिवर्सिटी को मस्ट टाइम दें और थोड़ी सी इंटेंशन आपको ना इस यूनिवर्सिटी के इस 1 साल से बड़े आराम से गुजार सकती है। तो आज की वीडियो करते हैं ये इख्तिताम। तो आई होप सो कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे डेजिग्नेशन के हवाले से वो हम क्लियर कर पाए हों। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर भी जो भी डिस्कशन होगी मेरे आसपास भाई से मुझसे डिस्कस करके उसके आंसर जो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आसिफ भाई आपके टाइम देने का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो मिलते रहेंगे जी आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ ही, तब तक के लिए मुझे और आसिफ भाई को दें इजाजत। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज।